होता है। तीसरा होता है, हाँ जी नमस्कार, तीसरा होता है साइकोमोटर स्किल, जो हमारे कार्य यानी मसल से कनेक्टेड होता है, यानी हैंड से आप करते हैं। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण में, वोकेशनल एजुकेशन में माइंड, हार्ट एंड हैंड तीनों की शिक्षा दी जाती है। तीनों की शिक्षा यानी तीनों तरह से आप किसी कार्य को करने का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। उस ज्ञान को कैसे करना है, क्या लेवल होगा, उसके बारे में आप सोचें कि किस लेवल तक अच्छे से कम समय में अच्छी प्रकार से करने में मैं सक्षम हूँ। और बट नेचुरल करना तो हाथ से ही है, यानी मसल्स के द्वारा करना है। तो ये तीन तरह की स्किल हम देते हैं, और ये स्किल इसीलिए हम कहते हैं कि स्किल की परिभाषा ही यही है। अगर आप देखें तो माइंड में आपके स्टोर है, माइंड डायरेक्ट करता है तब हाथ करता है। अगर माइंड में ज्ञान नहीं है तो हाथ नहीं कर सकता। हाँ, वो दूसरी बात है कि हाथ के लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस से आता है कि वो कैसे टाइपिंग आप कंप्यूटर पे कर लेते हैं, लेकिन आप 40 वर्ड पर मिनट विदाउट मिस्टेक बिना कीबोर्ड को देखे नहीं कर सकते, ठीक है। बट इसलिए हम कहते हैं कि स्किल की परिभाषा क्या है? स्किल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी माइंड एंड मसल, यानी हमारे मस्तिष्क और मांसपेशियों, चाहे हाथ की हो या पैर की हो, मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच में समुचित समन्वय टू परफॉर्म ए जॉब या टू परफॉर्म ए टास्क अकॉर्डिंग टू सेट सीक्वेंस, यानी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मसल्स। अगर आप लिखना चाहेंगे इसमें तो लिख लें, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बताऊंगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मसल्स टू परफॉर्म ए टास्क as per set sequence, to perform a task as per set sequence, यानी हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो मस्तिष्क और मांसपेशियों के समुचित समन्वय के द्वारा किसी कार्य को निर्धारित क्रम के अनुसार करना। मस्तिष्क और मांसपेशियों के समुचित समन्वय द्वारा किसी कार्य को निर्धारित क्रम के अनुसार करना कौशल कहलाता है या दक्षता कहलाता है, स्किल कहलाता है। तो देखिए कितना दोनों चीज है, यानी माइंड एंड मसल्स, और इस माइंड एंड मसल्स के बीच में तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, अफेक्टिव स्किल, यानी आपका दृष्टिकोण। कहते हैं कि आप जानते हैं, आप कर सकते हैं, यानी हाथ भी आपका ठीक है, फिजिकली आप वेल टू डू है, मेंटली आप फिट है, आप पूरा ज्ञान जानते हैं कि ये फाइल कैसे खुलेगी या ये फंक्शंस कैसे होगा, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। सब कुछ तैयार है, लेकिन जब तक ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन के ब्रेक को रिलीज नहीं करेगा, चाहे कितना भी गार्ड और सीट अपनी झंडी हरी दिखाता रहे, ट्रेन नहीं चलेगी। उसी तरह से आप अच्छी तरह सब कुछ सीख लिए हैं, आप अच्छी तरह उसे कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका हार्ट नहीं, यानी आपकी इमोशंस एंड फीलिंग, आपका एटीट्यूड नहीं होगा करने का, यानी विलिंगनेस टू डू, रेडीनेस टू डू ठीक है, माइंड आपका तैयार, बट क्या विलिंगनेस टू डू है? तो जब तक वो नहीं होगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए विलिंगनेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तीनों पार्ट हमारे इसमें होता है, विलिंगनेस टू डू। अब थोड़ा सा मैं इसी को कहूं, जैसे आप आईटीआई में पढ़ते हैं तो वहां आपको केवल स्किल दिया जाता है, उसके बाद आप अप्रेंटिस कर लें तो एक हायर स्किल होता है, या उसे हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं।
कॉम्पिटेंसी, निपुणता, कौशल, स्किल कौशल होता है। सिंपल भाषा में मोटरसाइकिल या स्कूटर आप सभी चलाते हैं। सपोज आप मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना नहीं जानते हैं, आज आपको किसी ने बता दिया कि ये ब्रेक है, इस ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ किक मारते हैं और ऐसे गियर बदलते हैं, चला के उसने दिखा दिया, फिर आपको भी बैठा दिया, आप भी चला के 1-2 राउंड आए और आपने चला दिया। यानी लेकिन क्या आप अभी मार्केट में जा सकते हैं? अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस एंड करेज नहीं है। दो यू नो हाउ टू ड्राइव ए व्हीकल, आपको चलाना तो आ गया, यानी आप हम जो देते हैं वो कौशल देते हैं, दैट इज कॉल्ड कौशल। जब आप 6 महीने साल भर वैसे ही चलाते रहेंगे तो कॉम्पिटेंसी आ जाती है। तो कॉम्पिटेंसी को हम क्या कहते हैं? प्रूवन एबिलिटी, प्रूवन स्टेटमेंट या प्रूवन कंडीशंस टू यूज योर एक्वायर्ड एबिलिटी, यानी जो कुछ आपने प्राप्त कर लिया है उस योग्यता का अब ये प्रमाण है कि आप इसको कहीं भी किसी प्रकार से बार बार उपयोग कर सकते हैं। यानी प्राप्त की गई योग्यता, प्रूवन स्किल टू यूज विद द सेम स्टैंडर्ड अगेन एंड अगेन इज द कॉम्पिटेंसी। जो कुछ आपने प्राप्त कर लिया है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे आपके एटीट्यूड में चेंज हो, जो कुछ भी आपने प्राप्त कर लिया है उसका उसी तरह बार बार उसी स्तर तक यानी उसी स्टैंडर्ड तक अगर आप यूज करने में सक्षम हैं तो हम कहेंगे कि आपकी कॉम्पिटेंसी आ गई। आप कंप्यूटर में देख के टाइप कर सकते हैं, यानी यू हैव गॉट द स्किल, बट अगर आप 40 वर्ड चलो देख के ही टाइप करते हैं, बट 40 वर्ड्स विदाउट मिस्टेक अगर आप टाइप कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी, निपुणता। और कॉम्पिटेंसी से आगे होती है प्रोफिशिएंसी। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि व्हाट इज द स्किल, कॉम्पिटेंसी एंड प्रोफिशिएंसी। तो ये लोगों को जनरली एक ही टर्म में देखा जाता है। जनरल भाषा में तीनों चीज एक ही है, कोई फर्क ज्यादा नहीं है, बट एज ए टेक्निकल और वो भी आप स्किल यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण में अगर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। जो हमारे ITI में दिया जाता है वो स्किल होता है। जो आप 1 साल अप्रेंटिस करते हैं किसी इंडस्ट्री में तो वहां आप कॉम्पिटेंसी सीखते हैं। अब आप किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल, कॉम्पिटेंसी मिनिमम 5 साल का होता है कि 5 साल आपने अगर काम कर लिया तो अब आप प्रवीण हो गए। इसे हम कहते हैं निपुण, और स्किल को कौशल। तो ये 3 कैटेगरीज। टू परफॉर्म ए वर्क इन मिनिमम टाइम, minimum expenditure of energy with minimum wastage of raw material, in minimum expenditure of raw material according to required standard again and again along with courage, conviction and confidence is proficiency। यानी आपका साहस, करेज, आत्मविश्वास और अंतर्बल, 3 चीज देखिए बहुत जरूरी है व्यक्ति के लिए। ये 3 वर्ड्स आप हमेशा याद रखें कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत जरूरी होता है। करेज, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। इसमें 4-5 और इसमें है, वो फिर हम कभी वो जब आएंगे। APJ कलाम साहब ने इसको बढ़ा के 6 तक कर दिया था, 6 पॉइंट्स इसमें है, तो कभी और डिस्कस करेंगे हम।
तो करेज, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस, यानी अपने साहस, आत्मबल के साथ किसी कार्य को आप कम से कम समय में, कम से कम ऊर्जा को व्यय करते हुए, कच्चे माल का उपयोग करते हुए आवश्यक सटीकता और गुणवत्ता तक करने में सक्षम होते हैं, तो उसे प्रवीणता कहते हैं। कम से कम समय में, कम से कम ऊर्जा, यानी आपकी एनर्जी भी कम से कम लगे, कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके, कम से कम कच्चे माल का उपयोग करते हुए आत्मबल, साहस और हिम्मत के साथ किसी कार्य को आवश्यक गुणवत्ता और सटीकता तक, आवश्यक गुणवत्ता और सटीकता तक करने की योग्यता को निपुणता कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप इसे रट लें, कभी है मैं यही कोई नहीं बात मिलेगा। तो इसे आप एक बुक में भी मिल जाएगा, या मेरे जो नोट्स हैं पुराने यहाँ पड़े हुए उस नोट्स में भी मिल जाएगा। ऐसा कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें। एनएसक्यूएफ में एक पॉइंट आता है, एनएसक्यूएफ में आजकल मैं एक पेपर आपका देख रहा था, बहुत ऑब्जेक्टिव था, उसमें एक वर्ड आया था क्रेडिट, क्रेडिट एक्युमुलेशन एंड ट्रांसफर। एनएसक्यूएफ का वर्ड है क्रेडिट, क्रेडिट एक्युमुलेशन एंड ट्रांसफर। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये है, और अगर आप एनएसक्यूएफ में जाएंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। हम किसी एनएसक्यूएफ पे या आपको गांधी जी बता देंगे कि एनएसक्यूएफ के पॉइंट्स क्या हैं। तो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट इज ए रिकॉग्निशन, एक पहचान है, रिकॉग्निशन। क्रेडिट इज ए रिकॉग्निशन that a learner has already successfully completed a prior course of learning corresponding to a qualification at a given level। अब ये लेवल एनएसक्यूएफ का लेवल है, तो कभी आप बाद में देखेंगे एनएसक्यूएफ के लेवल, यानी क्रेडिट का मतलब ये होता है, अभी जैसे अभी आपका एक साल का कोर्स है, अभी एक साल का ये पूरा कोर्स कर दिया गया, पहले सेमेस्टर वाइज था, तो 6 महीने और 6 महीने का साल भर का कोर्स है, हो सकता है फिर इसको रिवाइज किया जाए। अगर आपने 6 महीने का कोर्स कर लिया और किसी कारणवश आगे का 6 महीने आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे, हाँ आपको एग्जाम देना जरूरी है, एग्जाम आपने 6 महीने का दे दिया है, तो अगली बार जब आप आएंगे तो फिर आपको अगला 6 महीने करना होगा, फिर से नहीं शुरू करना होगा। बट बहुत जगह 1 साल या 2 साल या 3 साल के कोर्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग का है, डिप्लोमा का है, पीएचडी कोर्सेज हैं, आपने 1 साल कर दिया छोड़ दिया तो वेस्ट हो जाता है। बट अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्रेडिट वर्ड का यूज होता है, बहुत पॉपुलर हो गया है। क्रेडिट एक्युमुलेशन एंड ट्रांसफर, यानी 6 महीने का आपने कोर्स कर लिया तो ये पहचान हो गई कि ये 6 महीने का कोर्स हो गया, और आपके क्वालिफिकेशन में वो क्रेडिट हो गया। जैसे बैंक में पैसा क्रेडिट हो जाता है, उसी तरह से आजकल हर अभी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का नाम भी अब हो गया आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया वो, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका रिकॉर्ड रखेगी हर बच्चे का, जो भी 10th पास कर गया उसका एक डाटा बैंक हो जाएगा, तो उसमें वो एक्युमुलेट हो जाएगा, उसमें वो एक्युमुलेट हो जाएगा। और जब वो दूसरा कोर्स करेगा, अगर उस कोर्स में 6 महीने का सिलेबस यही है, तो उसे 6 महीने का नहीं करना पड़ेगा, यानी वह क्रेडिट वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्रेडिट वर्ड जनरली यूज किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ये भी कॉम्पिटेंसी के साथ ही है, तो वो उसमें फिर आपका यूज हो जाता है। ठीक है, चलो हम आगे चले। लर्नर क्या होता है? एनी इंडिविजुअल हु इज अंडरगोइंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स इज टर्म्ड एज लर्नर। हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में जो भी कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, उसे हम प्रशिक्षणार्थी कहते हैं, विद्यार्थी नहीं कहते। लर्नर
या ट्रेनिंग करते हैं, तो उसे हम प्रशिक्षणार्थी करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि कोई भी कार्य हम करें तो हमें उद्देश्य पता होना चाहिए। और गीता में भी देखिए भगवान कृष्ण ने कहा था कर्मण्येवाधिकारं मा फलेषु कदाचन, यानी अपना कर्म आप करते रहे, फल की चिंता न करें। मर्यादा पुरुषोत्तम या भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, कर्म अवश्य करना है। लेकिन हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षण में यानी वोकेशनल ट्रेनिंग में हमें हमेशा अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे नजर रखना होगा। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो इसका कार्यफल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, कार्य करने से पहले ही उसे निश्चित कर लेना होता है। यानी इसका परिणाम क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, कहाँ ये ले जाएगा। किसी भी ट्रेन में आप बैठते हैं तो सिंपली नहीं बैठ जाते, आप पता कर लेते हैं ट्रेन कहाँ जाएगी, कब छूटेगी, कहाँ कहाँ स्टेशन होके कब पहुंचेगी। तो उसी तरह से उद्देश्य ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। अब ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर करेंगे दोनों क्या होता है। बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में ही मैं कंसंट्रेट करूंगा और ज्यादा नहीं जाऊंगा, जिससे डिविएट न हो। किसी को कोई डाउट्स हो, खैर अभी डाउट तो नहीं होना चाहिए, अगर डाउट्स हो तो गांधी जी के थ्रू आप पूछ सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा, या डाउट्स आप रखें, कल के सेशन में हम डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव मींस व्हाट द लर्नर इज और विल एबल टू डू, यानी प्रशिक्षणार्थी क्या करने में सक्षम हो सकता है या सक्षम होगा। What the learner is or will able to do at a completion of course, किसी भी परीक्षण के समापन पर प्रशिक्षणार्थी क्या करने में सक्षम होगा। ए स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसके कार्य कुशलता का ये कथन होगा। expressed in terms that is clear, measurable and observable। कहने का मतलब फिर से मैं बोल दूं, what the learner is or will able to do at the completion of a training course या program, and statement of performance which is expressed in terms that is clear, observable and measurable। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण में कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बताने से पहले या कुछ भी प्रदर्शन करने से पहले शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, और बताने के बाद विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होगा, और जो करने में सक्षम होगा क्या वो क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, उसे देखा जा सकता है, मेजरेबल होगा, उसका मापन किया जा सकता है किसी भी मेथड के द्वारा, एंड ऑब्जर्वेबल। यहाँ ऑब्जर्वेबल का मतलब होता है निरीक्षण करना, अवलोकन करना। तो अनुदेशक को या इंस्ट्रक्टर को ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, बताने के बाद क्या उसको अच्छी तरह अवलोकन किया जा सकता है, उसका मापन किया जा सकता है और वो स्पष्ट है। यदि हाँ, तो जो कार्य कुशलता मैं चाहता था, ये क्या है तीनों, ये तीनों क्या है, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस,
किसका स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस? लर्नर। स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर, जो कुछ मैंने बताया, बताने के बाद चाहे वो आधा घंटे का लर्निंग सेशन हो, 1 घंटे का हो, कोई बात नहीं, उसके बाद क्या विद्यार्थी उसे स्पष्ट रूप से कह सकता है, बता सकता है? अगर थियरी क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास है, तो क्या उसे वो कर सकता है? क्या मैं उसका मापन यानी टेस्ट लेके प्रश्नों के माध्यम से उसे पूछ सकता हूं? और अगर प्रैक्टिकल है तो क्या उसके कार्य का अवलोकन कर सकता हूं? यदि हाँ, तो जो भी परफॉर्मेंस, जो भी स्किल लेवल में चाहता था, वो प्राप्त हो गया। यानी हमारे ऑब्जेक्टिव का 2 पार्ट्स होता है, नोइंग एंड डूइंग। नोइंग एंड डूइंग यानी जानना और करना। नोइंग एंड डूइंग आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ आवर वोकेशनल ट्रेनिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो चीज आपको बहुत जरूरी होती है, इसको देखने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द लर्निंग? सीखना क्या होता है? लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर either by experience or by training। अनुभव के द्वारा या एक छोटा बच्चा होता है, आप उसे कहते हो यार इसको ये मोमबत्ती जल रही मत टच करो नहीं तो जल जाओगे, वो नहीं मानता है। लेकिन जब एक बार टच कर लेता है तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी एक्सपीरियंस हो गया उसको, इसको टच नहीं करना है। तो लर्निंग इज, अब उसके लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में होने वाले परिवर्तन या व्यवहार में होने वाले सुधार को सीखना कहते हैं। और ये कैसे होता है? आइदर बाय एक्सपीरियंस और बाय ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के द्वारा या फिर अनुभव के द्वारा। प्रशिक्षण 2 तरह का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और एक तीसरा तरह आपको एलएसक्यू में मिलेगा, नॉन फॉर्मल। तो औपचारिक जैसे क्लासरूम में है, अनौपचारिक खुद आप पढ़ लें, नॉन फॉर्मल किसी दुकान पर या किसी वर्कशॉप में आप काम करें तो उसे नॉन फॉर्मल। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जहां आप उसको प्राप्त कर सकते। चलिए दूसरा, प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्टेशन। आप जब सीटीआई में आए होंगे पहले दिन, तो आपका कुछ नॉलेज का लेवल, स्किल का लेवल रहा होगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, और ये नॉलेज और स्किल इज रिलेटेड विद द बिहेवियर। ये आप ध्यान रखो, आपके व्यवहार में वैसा ही परिवर्तन आ जाता है। आप कहने में या करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी चेंज इन बिहेवियर। तो प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, व्यवहार में क्रमानुसार या क्रम के अनुसार आने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। व्यवहार में क्रमानुसार आने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अब कभी कभी ये सीखना, जैसे आपने आईटीआई किया हो या डिप्लोमा किया हो या बी किया हो, वहां आपने कुछ सीखा था, उसका भी संदर्भ यहाँ आ सकता है। तो लर्निंग इज एप्रीहेंशन with reference to or without reference to previous experience। तो जो हमारा पुराना अनुभव है उसके संदर्भ में या उसके सापेक्ष में भी हम कुछ व्यवहार में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, तो उसे भी सीखना कहते हैं। या हम कहें सीखना क्या है? एक्विजिशन ऑफ मोटिव, एक्विजिशन टू सेटिस्फाई द मोटिव और अटेन द गोल। एक्विजिशन मींस प्राप्त करना, मोटिव, मोटिवेशन आपको पढ़ाया गया होगा या आप पढ़े होंगे।
मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीवमेंट फॉर सक्सेस। सफलता के लिए ये मोटिवेशन क्या होता है? प्रेरणा। मोटिव क्या है? प्रेरक। अंतर्मन, जो मन में आपको उठे, ये मोटिव सब में होता है, पर उसका लेवल, डिग्री ऑफ एक्साइटमेंट इज डिफरेंट। कोई सोचता है कि मुझे एग्जाम में पास होना है या मुझे रेलवे के एग्जाम में पास होना है, तो उसके लिए वो फॉर्म भर दिया और फिर सो गया। लेकिन दूसरा फॉर्म भर दिया तो पढ़ना शुरू किया कि क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या उसमें आएगा, अगर कोई पास हुआ है पहले उससे मैं पूछ लूं। ये मोटिव। अगर आप कुछ करना चाहेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज है जैसे अभी है, अगर आप कुछ करना चाहेंगे, आपके पास उसका नॉलेज नहीं कि कैसे करना है, यू विल आस्क टू अदर्स। आप दूसरे से पूछेंगे, अपने दोस्त से पूछेंगे, कलीग से पूछेंगे। आजकल तो प्रॉपर कम्युनिकेशन और देखिए इंफॉर्मेशन आईटी का युग है। तो अंतर मन का जो एक एक्साइटमेंट होता है कि जब तक मैं ये पूरा नहीं कर लूंगा मैं बैठूंगा नहीं। एक सिंपल सी बात, घर में छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। घर से जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, आप सब्जी लेने के लिए मार्केट निकले, बीच रास्ते में पानी आ गया, वापस आ गया, लेकिन आपके मन में है नहीं सब्जी तो लेना ही है, तो आप क्या करोगे? आप छाता लेके जाओगे कि नहीं सब्जी तो लेके आना, बारिश होने दो, तो आप छाता लेके जाओगे फिर और लेके आ जाओगे। दूसरा कोई होगा, अरे छोड़ो यार आज दाल से ही खा लेंगे, कल सब्जी बन जाए। ये मोटिव है। मोटिव इज द इनर स्टेट ऑफ माइंड which magnetize our behavior and compel to do until and unless you achieve the success। यानी मोटिव क्या है? यह हमारे अंतर मन का एक उत्तेजना है जो हमारे व्यवहार को चुंबकीय बनाता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तब तक आप कार्य करते रहो जब तक कि वो कार्य में सफलता नहीं मिल जाए। बाधाएं तो आएगी, बैरियर्स आर बाउंड टू रीच यू। बाधाएं तो आपको पथ से हटाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यू हैव टू ओवरकम द बैरियर्स, नॉट द अंडरले द बैरियर। बैरियर के नीचे नहीं सो जाना है, बैरियर को क्रॉस करना है। यू हैव टू ओवरकम द बैरियर्स। तो इसलिए सीखना क्या है? अपने मोटिव को जगाइए। मोटिव को आप क्यों जगाएंगे? टू अचीव द गोल। जो भी आपका लक्ष्य है, सबका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। टू अचीव द गोल। कभी कभी किसी कार्य को करने से चाहे कोई लक्ष्य भी ना हो, आपको संतुष्टि मिलती है। तो मैं आज यहाँ घूम के आऊंगा, साइट सीइंग, तो देखना और देख के आ गया, कोई उसमें लक्ष्य अचीव नहीं होता है, बट एक सेटिस्फैक्शन होता है, तो वो भी आपका मोटिव ही होता है। तो इसलिए वो भी एक सीखना है। तो लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ मोटिव टू सेटिस्फाई द गोल और अटेनमेंट ऑफ ए टास्क। चले, सीखना की बहुत ही परिभाषा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो अब मैंने आपको बताया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट ए पर्सन इज और विल एबल टू डू। मुझे हाँ कोई बात नहीं, अरे आप जाओ। अरे मैं भूल गया, पास आज लाया नहीं। बोल दीजिए कल परसों, अगली बार जब आएंगे तब देखेंगे। बोल दीजिए मैं आज भूल गया तो। मोटिव, तो मोटिव आपको, मोटिव इज दी, हम क्या, लर्निंग इज दी, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट द लर्नर इज और विल एबल टू डू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म व्हिच इज क्लियर, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। यानी किसी भी प्रशिक्षण के समापन पर विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होगा, यह उसके कार्य कुशलता का एक कथन है जो स्पष्ट
मापन के योग्य तथा निरीक्षण करने लायक हो। और सीखना क्या होता है? हमारे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अब इन हम दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सीखने का उद्देश्य, सीखने का उद्देश्य हमारा क्या है? यानी प्री डिफाइंड एंड डिजाइन प्रोसेस ऑफ लर्निंग हैज बीन लर्न बाय द लर्नर और नॉट। यानी जो आपका सिलेबस है वो पहले से बना दिया गया है, यानी पूर्व प्री डिफाइंड एंड प्री डिजाइन, जो पहले से परिभाषित हो, जो पहले से बना हो। क्या बना हो? प्रशिक्षण का एक तरीका जिसे प्रशिक्षणार्थी को सीखना है। क्या उसने सीख लिया? यदि हाँ तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी सीखने का उद्देश्य पूरा हो गया। यदि नहीं तो ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उद्देश्य हमारा सीखने से जुड़ा है। यहाँ पे कल आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपका जॉब के साथ जुड़ा होगा, कल आप कहीं मैरिज में जाएंगे तो मैरिज के साथ जुड़ा होगा। तो ऑब्जेक्टिव इन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मे बी डिफरेंट। यहाँ हमारा है सीखने से जुड़ा है, इसलिए हम उसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव करते हैं। और वो क्या है? प्री डिफाइंड एंड प्री डिजाइन प्रोसेस ऑफ लर्निंग हैज बीन अचीव्ड बाय द ट्रेनिंग हैज बीन अचीव्ड बाय द ट्रेनीज और नॉट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यानी जो कुछ भी पहले से परिभाषित और पहले से बनाया गया शिक्षण की प्रक्रिया या प्रोसेस था, क्या उसे विद्यार्थी ने सीख लिया? क्या उसे प्रशिक्षणार्थी ने सीख लिया? यदि हाँ तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव